आजम खां के बयान के बाद क्या इंडिया गठबंधन को मुस्लिम समुदाय का विश्वास हासिल करने के लिए नई रणनीति अपनानी होगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि उनके बयान के बाद माहौल काफी गरमाया हुआ है इस समय। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, आजम खान जी की नाराजगी मेरी समझ में बिल्कुल वाजिब है। और जैसे कई बार इसमें कोई शंका नहीं है कि अखिलेश यादव जी, बोल दे कि इस संसार में कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। तो अखिलेश जी भी नहीं है, कोई नहीं है, गलतियां त्रुटियां सब करते हैं। आजम खान के मसले में, आजम खान के संदर्भ में अखिलेश यादव मेरी निगाह में अपने लीडरशिप के क्वालिटी में निश्चित रूप से कमजोर दिखे। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि चूंकि आजम खान पर जो भी कार्रवाइयां हुई, मुझे किसी तरह से नहीं लगता है कि वो कार्रवाइयां भ्रष्टाचार के इसके लिए हुई कि वो भ्रष्ट है, या इसके लिए हुई कि वो अपराधी है, इसके लिए नहीं हुई। वह भ्रष्ट है नहीं है इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, वह मनबड़ है नहीं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन वो जो भी थे वो वर्षों से थे। और वैसे भी भ्रष्ट की उनकी कभी कोई ऐसी ख्याति नहीं थी कि वो बहुत भ्रष्ट है, ऐसी वास्तु मैंने कभी नहीं, बल्कि आमतौर पे उनके एक ईमानदार नेता की ही ख्याति थी आमतौर पे। और तमाम और नेताओं से उनको एक ख्याति के रूप में ईमानदार ही लोग कहते थे, जो मैंने सुना था। यद्यपि यह जरूर था कि जो आप जैसे धार्मिक पे वो प्रखर थे, कुछ पे कार्रवाइयां, वह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्रवाइयां हुई, उनमें अखिलेश यादव को उनका सही ढंग से साथ देना चाहिए था, जिस पर मुझे लगता है वो बुरी तरह चूक गए। पहला मुकदमा, फिर दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा मुकदमा, और अब तो 6 या 7 दर्जन मुकदमे उन पे हैं। तो ये अखिलेश यादव की मेरे ख्याल से भारी चूक थी, और उसका उनको खामियाजा भी भुगतना देर समय पड़ सकता है आजम खान का। लेकिन ये एक पहलू, दूसरा पहलू है कि मुझे अब ये लगता है कि इंडिया गठबंधन रूठते बनते जैसे भी हो, अब अपने स्थायित्व की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हमारे यहाँ कहावत है। तो अभी जितने विपक्ष के लोग हैं वो ये मानने लगे हैं कि वो तनहा भारतीय जनता पार्टी की जो जहाज इस समय है उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी में एक दूसरे के साथ आ ही जा रहे हैं, आना ही पड़ रहा है, उसमें कोई विकल्प उनके पास नहीं है। अब उसमें कौन किस समय विपक्ष में रहेगा नहीं रहेगा वो उसकी स्थिति पे भले हो, लेकिन इंडिया नाम दे, उसको कोई भी नाम दे, कल को भारत नाम दे दे, कल को कोई नाम दे दे, लेकिन एक ऐसा गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी रहे, यह रहेगा। और यह भी सही है कि उसका सब के बाद भी उसका सबसे बड़ा सिपाही, खिलाड़ी, या जो भी कहिए, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि सबके बाद भी अभी वही, भाजपा के बाद यदि कोई ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र स्तरीय है तो वो कांग्रेस है। इस सत्यता से कोई इनकार नहीं कर सकता, वो कितनी भी दबी हुई है। हमारे यहाँ के जो कहते हैं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, हमारे यहाँ हिंदी में एक पुरानी कहावत है। तो अभी कांग्रेस पार्टी को अगर हम मरी हुई मान ले या कमजोर भी मान ले, तब भी बाकियों से वो काफी बड़ी है, और इस रूप में उसकी एक केंद्रीय भूमिका रहेगी। लेकिन आजम खान जैसे प्रकरणों से इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, विपक्षी दलों को इस बात की सीख लेनी चाहिए कि उन्हें ऐसे मुद्दों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सर, जो आजम खान की जो चिट्ठी है जो इस समय हाईलाइट हुई है, क्या मुस्लिम समुदाय के बीच इंडिया गठबंधन की साख को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, अब उसमें बहुत सीधी बात है। प्रश्न यह है कि वो साख इसीलिए नहीं पहुंचेगा कि जो भी मैंने कहा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो फिर दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए, अल्पसंख्यक वर्ग को अंत में उसी पर सोचना पड़ जाएगा। कुल मिला के दो ही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक उसका विकल्प है। तो विकल्प कौन है? वो इंडिया गठबंधन है। तो इस कारण आजम खान, उसकी नाराजगी होगी, उसको लेके करेक्टिव मेजर ये लेंगे, लेकिन अंत में यह थोड़े कि वो जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा।
अब जैसे मान लीजिए कि फ्रिंज एलिमेंट्स में, जैसे मान लीजिए कि नई नई छोटी पार्टियां हैं, थोड़ा बहुत वहां चली जाएंगी, लेकिन चाहे अनचाहे, अच्छा बुरा अल्पसंख्यक समुदाय को उनके हालातों के कारण तो इंडिया गठबंधन में मेरी समझ में वही रहना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ अब बिल्कुल जिसको बोलते हैं बाइपोलर डिवीजन मेरी समझ में साफ दिख रहा है। अब ये 3 वाला खत्म हो गया, यूपी में भी खत्म हो गया। जैसे अब इन्होंने लगभग हथियार डाल दिए हैं बहुजन समाज पार्टी ने, उस रूप में कोई और जैसे मान लीजिए अभी तक नहीं उभर के आ पाया है, तब तो ये वही ना रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, जी। सर, अभी जो संभल हिंसा हुई थी, वहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने गए हैं। तो सर, एक ये राजनीति की तरफ से उनसा जो मेल-मिलाप हो रहा है, या फिर इसका कोई न्याय दिलाने का कोई इंटरनल इनकी भावना है? आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे माहौल को? देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं राजनीति में हूँ, जो राजनीति में है, तो इंसान के तो हमेशा कोई कहना कि इंसान पूरी तरह से स्वच्छ मन से हमेशा रहता है, तो वह तो हो नहीं सकता है। अगर मनुष्य है तो उसके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अहम, व्यक्तिगत चाहत तो रहेगी ही। लेकिन निश्चित रूप से वह कौन-सा पथ, जैसे कई बार लोग मान लीजिए आप आरोप लगाने लगिए तो किसी को आरोप लगा दीजिए, कहिए इसीलिए बहुत अच्छा बन रहा है क्योंकि ये स्वर्ग जाना चाहता है। तो इसका तो कोई अंत नहीं, भाई तुम इसीलिए तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, तुम बड़े बहुत कमीने हो, तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। तो ये भी तर्क हो सकता है कि तुम अगर हम हमारे ऐसा बनो, देखो हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरा जाए, इसीलिए हम गुनाह कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जा रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, पीड़ितों की बात सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका उनका लाभ तो स्वतः होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर लोग पीड़ित हैं, लोगों को सुने जाने की जरूरत है, लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, तो उसमें वो जा रहे हैं, तो इसको तो अच्छा ही कहा जाएगा। इसमें मेरे भले इससे राहुल गांधी को लाभ राजनीतिक होना हो वो दूसरी बात है, लेकिन लोगों को जरूरत है कि लोग उनकी बात सुने। और उस रूप में मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक वाजिब नेक कार्य कर रहे हैं। चलिए सर, आपने सभी प्रश्नों का जो उत्तर है बहुत ही विस्तार से और पूरी गहराई से दिया। हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, समय देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।